हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। वो भी बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे मैं इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी से संबंधित जो भी एजुकेशनल वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले मिले। गाइस, मैं इकोनॉमिक्स के अलावा भी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी की वीडियो भी बनाता हूँ। तो आप हमारे चैनल पर, यदि आपको कोई डाउट है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी में, तो आप हमारे चैनल पर डीपी स्टडी पॉइंट के नाम से सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। गाइस, ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बहुत मोस्ट होता है। यानी कि मैंने हर बार देखा है, ये हर बार आता है। कभी दो अवस्था पूछ लेता है, तो कभी मतलब घुमा फिरा के आता ज़रूर है ये, कैसे भी आए। और ये बड़ा क्वेश्चन होता है, एक 7 6 नंबर का होता है ये। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से आशय, जब एक अन्य साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन में परिवर्तन किया जाता है, तो उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल उत्पाद, औसत उत्पाद व सीमांत उत्पाद में जो परिवर्तन होता है, यही परिवर्तन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहलाता है। अब इसको समझा दूं मैं। गाइस, ये क्या होता है कि इसमें एक साधन अपन स्थिर मानते हैं, वो चित्र में बताऊंगा आपको। कोई भी स्थिर साधन मान लो, भूमि को अपन स्थिर मान लिया, यानी भूमि स्थिर ही रहती है, उस पर अपन उत्पादन करते हैं, माने कि उत्पादन के संयंत्र सब उस पर लगाते हैं। अपन भूमि को स्थिर मान लिया अपन ने, है ना। और भूमि को स्थिर मानकर दूसरे साधन में परिवर्तन किया, यानी कि दो साधन होते हैं, एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन में जो परिवर्तन किया जाता है, उन दोनों में परिवर्तन करने के कारण जो कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में जो परिवर्तन हुआ ना, वही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहलाता है। अब आपको चित्र में और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आती है नियम की मान्यता। इसकी मान्यताएं क्या क्या दे रखी है देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एक साधन को स्थिर माना जाता है, जबकि अन्य साधन परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील साधन कौन से होते हैं, आप ये पूछेंगे। अभी मैं आपको चित्र में बताऊंगा। श्रम की इकाइयाँ, यानी श्रम ही तो उत्पादन के साधन होते हैं, वही तो उत्पादन के सहयोग बढ़ाते हैं, उसके द्वारा अपन उत्पादन करते हैं। तो श्रम परिवर्तनशील साधन होते हैं इसमें। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए गाइस। जिससे आप उत्पादन कर रहे हो ना, उसी तकनीक से उत्पादन करो। बीच में उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन नहीं करना चाहिए अपन को। अब आता है उत्पादन के साधनों में परिवर्तन, यानी उत्पादन के जो साधन होते हैं ना, उनमें परिवर्तन संभव है। मैंने बताया था, एक साधन स्थिर रखा जाता है तो दूसरे साधन को परिवर्तन किया जाता है, यानी जो श्रम की इकाइयाँ होती है ना, उनमें परिवर्तन संभव है। बोला। चौथा पॉइंट है, साधनों में परिवर्तन की प्रक्रिया एक एक करके होनी चाहिए। यानी कि साधनों में परिवर्तन तो संभव है, लेकिन कैसा परिवर्तन, कि भाई एक एक करके होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे परिवर्तन होना चाहिए। मैं चित्र में बताऊंगा आपको। अब इसका संबंध लास्ट आता है, इसका संबंध अल्पकाल से होता है, यानी कि दीर्घकाल से इसका संबंध नहीं होता। इसके जितने नियम है ना, इसकी मान्यता है, ये अल्पकाल में लागू होती है। अब चित्र की बात कर रहे थे अपन, चित्र पे आ गए। श्रम की इकाइयाँ, जैसे कि मैंने बताया था, श्रम की इकाइयों में परिवर्तन एक एक करके होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी श्रम की इकाइयों में अपन ने एक एक करके परिवर्तन किया है। अब आता है अपने स्थिर साधन। स्थिर साधन गाइस, मैंने कुछ भी मान लिया, 1 1 2, आप कुछ भी मान ले तो स्थिर साधन। लेकिन ऐसे नहीं मानना 1 2 3 4 5, जैसे 2 मानो 3 मानो, बेस्ट होगा 1 1 1 1 1 मान लो। फिर जो भी मानो, लेकिन स्थिर मानना है, परिवर्तन नहीं करना। अब आता है टीपी। टीपी यानी आप जानते होंगे, टोटल प्रोडक्ट, हिंदी में कुल उत्पाद। एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद। एपी यानी औसत उत्पाद। अब इसकी सारणी भी गाइस मैं आपको समझाऊंगा। कई बार सारणी भी पूछ ले, तो आपको सारणी बनाना आना चाहिए, और सारणी से बेस्ट होगा जो आप ये चित्र बनाओ ना, वो सारणी से ही बनाना चाहिए, बेस्ट होता है। तो अब चलते हैं हम। पहले सारणी कैसे बनाते, तो पहले अपन को एमपी लेना पड़ता है, यानी कि पहले एमपी करते हैं अपन। एमपी मैंने गाइस देखिए क्या लिए, कि एमपी 0 होता है, यहाँ पे श्रम की इकाई 0 थी। 0 पे तो अपन कोई उत्पादन नहीं करते, तो यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया 0। फिर एक एक पे मैंने 10 लिया, क्योंकि जो पहला श्रमिक आएगा, मान लीजिए कि वो 10 के बराबर उत्पादन करेगा। फिर दूसरा श्रमिक आएगा, फिर 20 के बराबर उत्पादन करेगा। फिर तीसरा आएगा, वो थोड़ा ज़्यादा करेगा, यानी कि श्रम के विभिन्न श्रमों का प्रयोग करते हुए अपन उत्पादन को बढ़ा ले। पहले ने 10 किया, 10 के बराबर किया। दूसरे ने 20 इकाई के बराबर किया। तीसरे ने 3 इकाई के बराबर किया, 30 इकाई के बराबर। अब चौथा जो आता है ना, यानी कि अपन उत्पादन लागत बढ़ी जाती है अपन से, कि जो अपन और श्रमिकों को नियुक्त कर रहे हैं, तो इसमें अपना उत्पादन घटेगा।
फिर 5 में भी घटेगा, फिर घटता चला जाएगा, ऐसे करके माइनस में हो जाएगा। अब ये घटता हुआ क्यों चला जाता है और माइनस में क्यों हो जाता है, इसका कारण मैं आपको बता दूँ। क्योंकि अपन एक भूमि पे जितनी आवश्यकता होती है ना उतना ही श्रमिकों का उपयोग किया करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 2 3 की आवश्यकता थी अपन को, चौथे पे मतलब काम का नहीं था। मतलब जो अपन चौथे वाले ने जो उत्पादन में सहयोग दिया ना, वो नहीं के बराबर दिया, बल्कि उससे उत्पादन घट और गया। यानी कि अपन को 3 ही श्रमिकों का प्रयोग किया जाना चाहिए था। तो ये इस ट्रिक से मैंने ये समझा है, आप भी इस ट्रिक से समझना। ये ट्रिक नहीं है, ये वास्तव में सही भी है। तो इसकी सारणी भी बेस्ट है और जो मैं समझाया हूँ ना वो भी बेस्ट है। अब आता है कुल उत्पाद। कुल उत्पाद कैसे निकालते हैं गाइस, कि पहले 10 ले लेते हैं अपन, 10 का 10, फिर जोड़ते चले जाते, क्योंकि जीरो पे तो कोई डैश देंगे अपने। फिर 20, फिर 30, 20, हाँ 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80 और 10 90, 90 5 95, 95 में जीरो, 95, 95 से 5 गए 90। अब आती है एपी, औसत उत्पाद कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। जब अपन श्रम की इकाइयों का टोटल प्रोडक्ट में भाग दे देते हैं, यानी कि टीपी अपॉन क्यू अपन भाग लगा देते तो एपी निकल जाता है अपना। जैसे कि जीरो पे तो कुछ भी नहीं आएगा, 1 का भाग मैंने 10 पे लगाया, 10 का तक, 2 का 30 पे लगाया 15, 3 का 60 पे लगाया 20, ऐसे करते करते अपन को ये तक निकाल लेना है। गाइस ये सारणी बनाने का सर्वोत्तम बढ़िया तरीका यही है कि अपन को पहले एमपी निकालनी है। एमपी आप निकाल लोगे तो टीपी एपी अपना आप निकल ही जाएंगे उससे। और एमपी ऐसे निकालनी है जैसे मैंने बताया, वो बेस्ट होगा। आप ये वाली सारणी अपनाए, 10 20 30 कितनी ईजी है। फिर वापस वही घटा दो, पहले 10 20 30 बढ़ा दो 10 20 30 तक, फिर बाद में वैसे ही घटा दो 20 10 5, वैसे की वैसे संख्या उतार दो यानी घटा दो। चित्र की बात कर रहे थे अपन। चित्र में गाइस यहाँ पे ओ एक्स पे मैंने कुछ लिखा नहीं, वैसे आप लिख देना यहाँ पे श्रम की इकाइयाँ, और यहाँ पे टी पी एम पी ए पी जो है आप लिख रहे हो ना, ए पी एम पी, ये सब यहाँ पे लिख देना टी पी। अब श्रम की इकाइयाँ मेरी क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पे उतार दी 1 2 3 4 5 6 7। अब ओ वाई की बात करते हैं अपन। ओ वाई पे था मेरा, यानी कि लास्ट अपनी हाईएस्ट इकाई कितनी है, 95 95। तो अपन को 95 तक लेने जाना है, तो मैंने 10 10 का अंतर ले लिया, 10 20 30 40 50 60, तो 100 तक का मैंने अंतर ले लिया। अब आपको ये देख कर है ना ये चित्र बना देना है। पहले टीपी बनाते अपन। जीरो पे जीरो था, 1 पे 10 था, 2 पे 30 था, यानी कि 2 पे 30 आ गया, 3 पे कितना था 60, 4 पे 80, 5 पे कितना था 90। तो ऐसे करके आपको बना देना है। और 8 पे कितना था, 5 पे 90 था, 8 पे ये वापस 90 यहाँ पे हो गया। तो ऐसे करके आपको ये चित्र बना देना है। अब बात करते हैं अपन सेकंड स्टेज यानी एमपी की। एमपी में गाइस क्या होता है, एमपी भी आपको ऐसे ही बनाना है, यानी कि देख लो ये तो 1 2 इसके हिसाब से ये जो आपको आंकड़े लेने हैं ये लिख देना है। ऐसे करते करते आपको एपी भी बना देना है इसके हिसाब से, यानी कि सब कुछ इसके हिसाब से बना देना है श्रम की इकाई। इसमें चित्र में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस चित्र बढ़िया होना चाहिए, यानी कि लाइट लाइट होना चाहिए, यानी कि बढ़िया पेंसिल से मतलब सही। इससे क्या इंप्रेशन पड़ता है, यदि आपका चित्र बढ़िया होगा तो वो आपको चित्र के देख के ही नंबर दे देते हैं कई बार। तो अब जो ये मैंने लाइन खींची है ना गाइस, ये जो आपको दिख रही होगी फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, ये आपको खींचना है। इससे पता चलता है कि कौन सी अवस्था कहाँ पर है कौन सी। तो एक बात मैं आपको बता दूं, फर्स्ट स्टेज कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ पर ये दोनों काटते हैं ना एक दूसरे को। देखिए इस बिंदु पे कट रहे हैं ये दोनों, जहाँ पे मैंने गोला लगाया, तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपनी फर्स्ट स्टेज मान लेंगे अपन। फिर सेकंड स्टेज कब मानेंगे, जब अपना उत्पादन अधिकतम होगा। उत्पादन अधिकतम 7 पर हो रहा है, वो भी कितना हो रहा है 95 हो रहा है। ऐसे तो 6 पे भी 95 हो रहा है, लेकिन 7 पे अपन मान लेंगे कि उत्पादन अधिकतम। अब 8 पे, अब थर्ड स्टेज आपको खींचना नहीं है, ये तो खींचो तो खींच दो ये, लेकिन खींचना मत। 8 पे अपने आएगा यहाँ पे 90, ये थर्ड स्टेज हो गई। यानी फर्स्ट स्टेज अपन को वहाँ से लेनी है जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हो, और सेकंड स्टेज वहाँ पे लेनी है जब उत्पादन अधिकतम हो रहा हो, और थर्ड अपन को लेनी है कि जब उत्पादन घट रहा हो। तो ऐसे लेनी है। अब इसकी व्याख्या, यदि आपको व्याख्या लिखना भी इसकी ज़रूरी होती है, वो व्याख्या भी इसकी बड़ी सारी है, प्रथम अवस्था द्वितीय अवस्था तृतीय अवस्था। तो आपको एक बार मैं व्याख्या भी बता देता हूँ शॉर्ट तरीके से। भूमि को स्थिर साधन माना गया और श्रम को परिवर्तनशील। ये तो आप जानते ही हो कि भूमि स्थिर है और जो श्रम की इकाइयाँ दे रखी थी वो 1 1 2 2 3 3 बदल रही थी।
अब विभिन्न अवस्थाओं में कभी कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो कभी घटती दर से बढ़ता है। ये सही है गाइस। देखिए कि यहाँ पे तो है ना कुल उत्पाद पहले कितना बढ़ रहा था, बढ़ती दर से बढ़ता है और घटती दर से बढ़ता है। इसका कारण भी बताइए क्या होता है कि पहले तो देखो कुल उत्पाद बढ़ रहा था 10, 30, 60, 80, 90, फिर कैसे बढ़ रहा था 95, थोड़ा घट गया 90 से 95, ये घटती दर से बोलते हैं इसको जब वो घट जाता है। अब आता है घटती दर से बढ़ रहा था वो, फिर आगे चलकर वो घट ही जाता है पूरा। अब प्रथम अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद तीनों बढ़ती है। यानी कि जो ये फर्स्ट स्टेज दे रखी है ना अपनी, यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेज है, यहाँ तक देखो तीनों बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहे हैं, तीनों बढ़ रहे हैं। अब द्वितीय अवस्था में चलते हैं अपन। इस अवस्था में जब श्रम की चौथी इकाई का प्रयोग किया जाता है तो उस स्थिति में सीमांत उत्पाद अधिकतम हो जाता है और इसके पश्चात धीरे धीरे गिरने लगता है और कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ने लगता है। यानी कि ये घटती दर से बढ़ता है। यानी कि श्रम की चौथी इकाई का उपयोग करेंगे ना अपन, ये श्रम की चौथी इकाई का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि सीमांत उत्पाद यहाँ पे अधिकतम हो गया और इसके बाद ये घड़ी आएगा यहाँ पे, वो सॉरी यहाँ पे घड़ी आएगा, ये यहाँ पे अधिकतम हो गया और इसके बाद यहाँ पे घड़ी आएगा। तो यहाँ पे सीमांत उत्पाद अधिकतम हो गया और कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ेगा। घटती दर से कैसे बढ़ेगा, तो पहले तो ज़्यादा बढ़ रहा था 10, 30, 20, और फिर कैसे बढ़ता है आगे जाके 40, 50 ऐसे बढ़ता है, इसलिए घटती दर से बढ़ना बोलते हैं इसको। अब आता है अपने कौन सा है आगे, तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में गैस क्या होता है, जब श्रम की सातवीं इकाई का प्रयोग किया जाता है तो सीमांत उत्पाद जीरो हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है। जब श्रम की सातवीं इकाई का उपयोग किया जाता है वो मैं आपको चित्र में बता दूंगा। और औसत उत्पाद घटने लगता है, औसत उत्पाद तो घटता ही रहता है लेकिन ऋणात्मक नहीं होता, और कुल उत्पाद अधिकतम हो जाता है। यानी कि जब इसके सातवीं इकाई का उपयोग करते हैं ना अपन, यहाँ पे जो सातवीं इकाई दे रखी है तो यहाँ पे देखिए कुल उत्पाद अधिकतम हो गया, इसके बाद ये घट रहा है इस वजह से। और सीमांत उत्पाद यहाँ पे शून्य हो जाता है, यहाँ पे जीरो है, देख लीजिए 7 के बराबर यहाँ पर जीरो पे है वो, और औसत उत्पाद घटता ही रहता है। अब जब आठवीं इकाई का प्रयोग करते हैं ना, इसमें बता दूं मैं आपको आठवीं इकाई का, तो यहाँ पे कुल उत्पाद आपको घटा देना है, कुल उत्पाद घट जाएगा। आप व्याख्या में लिख सकते हैं कि आठवीं इकाई का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पाद घट जाता है और सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक कैसे, ये -5 दे रखा है ना यहाँ पे, ये -5 यहाँ पे आ जाता है, ये तो ये घट जाता है और औसत उत्पाद भी 8 पे घटता ही है। तो ये था गाइस इसमें समझाने का, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। गाइस एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्पादन की विवेकपूर्ण अवस्था कौन सी होती है, तो उत्पादन की विवेकपूर्ण अवस्था वह अवस्था होती है जब उस स्थिति में दी हुई लागत में यानी कि जब दी हुई लागत में उत्पादन अधिकतम होता है, यानी कि उत्पादन अधिकतम होना चाहिए। अब चित्र के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ, चित्र में उत्पादन की विवेकपूर्ण अवस्था द्वितीय अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में उत्पादन दी हुई लागत पर अधिकतम होता है। यानी कि अधिकतम कैसे होता है गाइस, देख रहे होंगे आप चित्र में, जो ये सातवीं इकाई है ना, ये इस पे है ना सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है। यानी कि ये जो छठी पे भी बराबर है लेकिन साथ ही मानते हैं अपन, यहाँ पे अधिकतम, इसके बाद उत्पादन घट ही रहा है, तो अपन कहेंगे उत्पादन की विवेकपूर्ण अवस्था द्वितीय अवस्था होती है। आपके क्वेश्चन में आ जाए कि उत्पादन की विवेकपूर्ण अवस्था कौन सी अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था होती है। तो गाइस वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।